बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो काम बच्चे आप लोगों को मैंने दिया था वो भी यकीनन आपने उसको कंप्लीट किया होगा। तो बेटा जो भी काम आपको दिया जाए उसको साथ साथ काइंडली करते रहा करें। ख़ास तौर पर ये चैप्टर ही ऐसा है कि आपको मैंने बताया था कि जब तक इसकी साथ साथ आप प्रैक्टिस ना करें तब तक इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो आप काइंडली इसको साथ साथ करते रहा करें, इसकी प्रैक्टिस करते रहा करें और इसके साथ साथ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और स्पेशल अपने माँ बाप की फरमाबरदारी भी किया करें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 12 डिस्कस किया था। तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करने लगे हैं। तो बच्चे, आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक एक्चुअली चल रहा था पहले, वो था एसिड्स बेसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है, लेकिन हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने वो सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 32 तक डिस्कस कर लिया था। टेक्स्ट बुक आप सबके पास होनी चाहिए और पेन भी होना चाहिए। तो बच्चे, एसिड्स बेसिस के कॉन्सेप्ट, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस हमने ये डिस्कस कर लिए थे। तो ये एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स के बाद आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल क्या है? वो कहते हैं जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं एसिड्स के, बेसिस के, तो उन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, एसिड और बेस को चेक करने के लिए ऐसा एक स्केल बनाया गया जिसका नाम रखा गया पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल क्या है, अब इसको ज़रा हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आज। तो बेटा, सबसे पहली बात कि पीएच स्केल है क्या? नाम से जाहिर है एक स्केल है। स्केल तो है, इसकी बेस क्या है, किस बेस पे है ये जो स्केल बनाया गया, क्यों बनाया गया, किस बेस पे बनाया गया, इसका मकसद क्या था, उसको हम आज डिस्कस करने लगे हैं। तो बच्चे, पीएच स्केल नाम से जाहिर है एच लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, इसमें एक बात का ख्याल रखना है, पीएच में स्मॉल पी लिखना है आपने। कैपिटल पी लिखेंगे गलत हो जाएगा, और कैपिटल एच लिखना है। ठीक है, ये उसका सिंबल है पीएच स्केल का। तो नाम से जाहिर है एच का मतलब बेटा यहाँ पर है हाइड्रोजन आयन्स। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात होगी बेटा, यानी जो इसकी बेस है एक्चुअली वो किस बेस पे है? ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, ये इसकी बेस है। यानी ये जो स्केल बनाया गया, ये स्केल कैसे बनाया गया? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन पे क्यों बनाया गया? हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन से इसको रिलेट क्यों किया गया? क्या ऐसी रीज़न है? इसका क्या फ़ायदा है? हम हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन ही क्यों फाइंड करेंगे? क्या चक्कर है इसमें ऐसा, वो हम देखेंगे। वो कहते हैं हाइड्रोजन आयन्स की बेस पे ये स्केल बनाया गया। इससे क्या पता चलता है हमें? वो कहते हैं अगर हमें हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन पता चल जाए तो उससे हम क्या बना सकते हैं? पीएच स्केल बना सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का पता चल जाए किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सब्सटेंस की, तो हम क्या बना सकते हैं? पीएच स्केल बना सकते हैं या उसकी पीएच फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इससे फिर होता क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं। कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर क्या है, वो एसिडिक है, वो सॉल्यूशन बेसिक है, या वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। यानी हमें अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता चल जाए तो हमारे लिए ये बताना, ये ऑब्ज़र्व करना आसान हो जाएगा कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है और कौन सी चीज़ न्यूट्रल है। यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का ये फ़ायदा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में उसको लिख दिया है। उसका मतलब यही है कि
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। ये इससे यानी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारा मेन मकसद है पीएच स्केल में। अगर हमें इसका पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है, कौन सी चीज़ न्यूट्रल है। कैसे पता चलेगा? उस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से हम क्या निकालेंगे? पीएच। जब पीएच निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो बेटा साइंटिस्ट भी इसी स्केल को यूज़ करके बताते थे कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है, कौन सी चीज़ न्यूट्रल है। तो मतलब ये था पीएच स्केल का इंट्रोडक्शन, यानी पीएच स्केल का मकसद ये था, उसको इसीलिए बनाया गया ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कोई भी चीज़ हमें दे दी जाए, अननोन सब्सटेंस, अननोन सॉल्यूशन, के बताओ जी इसमें एसिड कौन सी चीज़ है, बेस कौन सी चीज़ है और न्यूट्रल कौन सी चीज़ है। तो हमारे पास स्केल होगा, ठीक है, पीएच स्केल। तो हम क्या करेंगे? उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे और पीएच स्केल से पीएच की वैल्यू निकालेंगे और पीएच की वैल्यू निकालने के बाद बता देंगे कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है, कौन सी चीज़ न्यूट्रल है। तो इसका मेन मकसद ये था बेटा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। तो पीएच स्केल यानी हाइड्रोजन आयन की बेस पे बनाया गया। कैसे बनाया गया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, कैलकुलेशंस की। कैसे? अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक्सपेरिमेंट किया गया था वाटर पे। वाटर बेटा आपको पता है, अब यहाँ पर मैं डिटेल में इसको लिखने लगा हूँ। वाटर की जब बात की जाती है, यू नो वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये भी हमें पता है कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इजीली डिसोसिएट नहीं होता, ये आयोनाइज नहीं होता, ठीक है। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज, अब उसकी रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि वाई इज़ वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें भी आप आंसर लिख सकते हैं, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइजेज very slightly, यानी very slightly mean water can ionizes into small extent या to a small extent, यानी very slightly का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि into small extent, बहुत कम, थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी आयोनाइज होती है, ठीक है। वेरी स्लाइटली इनटू आयोन्स, अपने आयोन्स में बहुत ही कम जो है आयोनाइज होता है, यानी आयोनाइज ना होने के बराबर होता है। दैट्स वाई वाटर इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप उसका आंसर बता सकते हैं, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइजेज वेरी स्लाइटली। ये आप सिंपल इसको लिख दें, स्लाइटली इनटू आयंस, ठीक है। अच्छा, अपने आयंस में बहुत स्लाइटली जो है वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है बहुत कम, और जिस वो खुद ही मतलब आयोनाइज हो रहा होता है उस प्रोसेस का नाम भी बताया गया है यहाँ पे, इनटू आयंस। उस प्रोसेस का नाम क्या है? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन, यानी वाटर को हम आयोनाइज ना करें। नॉर्मल वाटर की बात हो रही है, वाटर रखा हुआ है तो उसकी बात हो रही है रूम टेम्परेचर पे, आप उसको हीट भी ना करें, आप उसको खुद आयोनाइज ना करें,
वो कहते हैं वाटर रखा हुआ है तो उसमें ऑब्जर्व किया गया कि खुद ब खुद वाटर जो है वो अपने आयंस में किसी हद तक, बहुत कम हद तक डिसोसिएट भी होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। ये सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन भी बन गई आपकी। ठीक है, पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो आयोनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आगे सेल्फ ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन, आगे मैं लिख देता हूँ ऑफ वाटर। नाम भी लिखें, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख दें तो बेहतर है। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि वाटर को अगर आप रख दें तो वाटर खुद ब खुद एक ऐसे प्रोसेस से खुद ब खुद आयोनाइज हो रहा होता है जिसका नाम क्या है? ऑटो आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन। नाम से दायरा है, ऑटो मीन खुद, सेल्फ मीन भी खुद, खुद ब खुद वाटर डिसोसिएट हो रहा होता है, खुद ब खुद, लेकिन बहुत कम, टू अ स्मॉल एक्सटेंट, स्लाइटली। ठीक है, बहुत थोड़े मॉलिक्यूल उसके होते हैं जो कि डिसोसिएट होते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन। तो बेटा ये आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। वहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑटो आयोनाइजेशन। अगर आप देखें वहाँ पे आपके एक्सरसाइज में, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 यही है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो आयोनाइजेशन, हाउ pH ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड। pH, वाटर की pH हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है जी। अब उन्होंने बात की कि pH स्केल कैसे बनाया गया और किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी चीज़ की, किसी भी कंपाउंड की pH कैसे चेक की जाती है, अब हम वो सीखेंगे। तो उन्होंने वाटर की बात की है, अभी उन्होंने वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, उन्होंने कहा था कि वाटर को चेक करते हैं कि वाटर की pH कितनी है, वाटर में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर उन्होंने क्या किया? स्केल बनाया था। तो देखते हैं, ये तो उन्होंने बात कर दी कि वाटर जो है ऐसे डिसोसिएट होता है, सबसे पहले उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि वाटर डिसोसिएट होगा, जाहिर सी बात है, आपको पता है H2O ये वाटर है, ये खुद ब खुद डिसोसिएट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन से। ये मैंने रिवर्सिबल एरो लगा दिया, अपने आयंस में कन्वर्ट होगा। कौन से आयंस होते हैं इसके? हाइड्रोजन आयन प्लस दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन, जिसको आप हाइड्रोक्सल आयन भी कहते हैं। वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक ही हाइड्रोक्सल आयन होता है। ठीक है, अब आपको पता है, अब हम ये देखेंगे कि हम इसकी कैलकुलेशन करते कैसे हैं, हम pH फाइंड कैसे करते हैं, और pH से पहले हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि pH स्केल बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम इसमें क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट साथ लगा देता हूँ, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एक्चुअली ये इस पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? वाटर की इक्वेशन लिखने के बाद कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, कैसे की उन्होंने, हम वो सीखेंगे। उन्होंने कहा कि जी ये वाटर है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में, जिसको हमने क्या नाम दिया? सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन। अब वो कहता है इसमें Kc की वैल्यू निकालें अगर हम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। Kc यू नो क्या लिखेंगे बेटा? Kc कैलकुलेट करना हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है कि जो राइट साइड वाली चीज़ है यानी प्रोडक्ट है उसको ऊपर लिखते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ना। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ये OH माइनस, ये डिवाइडेड बाय जो चीज़ लेफ्ट साइड पे होती है उसको नीचे लिखा जाता है, राइट साइड वाली चीज़ को ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाली चीज़ को नीचे। ये Kc कैलकुलेट करने का तरीका है, Kc की वैल्यू। तो यहाँ पर H2O है वाटर, यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये आ जाए। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, वो कहते हैं कि वाटर की क्वांटिटी, सपोज करें आपके पास 1 मोल है, 1 मोल वाटर है। ठीक है, 1 मोल वाटर है तो जाहिर सी बात है बेशक वो डिसोसिएट हो रहा है, बेशक वो हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में कुछ मॉलिक्यूल उसके डिसोसिएट हो रहे हैं,
लेकिन जो वाटर की एक्चुअल क्वांटिटी है, वाटर की जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती। क्यों? अगर हमारे पास मैं कहता हूँ 1 मोल वाटर था तो उसमें प्रोसेस तो हो रहा है, उसमें ऑटो आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन तो हो रही है, लेकिन उसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन स्टार्ट में थी, चाहे वो आयोनाइजेशन हो रही है, वो वाटर की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, कंसंट्रेशन पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वाटर में ऑटो आयोनाइजेशन स्टार्ट हुई तो पहले वाटर 1 मोल था अब 2 मोल हो गया, या वाटर पहले 1 मोल था, जब ऑटो आयोनाइजेशन स्टार्ट हुई अब वो हाफ मोल हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कहते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है, एक्चुअल क्वांटिटी थी, एट द एंड भी वही रहेगी, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगी। यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है आपको पता होना चाहिए रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो उन्होंने क्या किया, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो उन्होंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब Kc मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वो भी कांस्टेंट था और ये भी वाटर की क्वांटिटी भी क्या रहे? कांस्टेंट है। इधर मल्टीप्लाई कर दें। बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? हाइड्रोजन आयन H+ इनटू साथ क्या बचा? हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्सल, ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही बात, वो कहते हैं कि Kc भी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और वाटर की जो कंसंट्रेशन है ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी तो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है 2 कांस्टेंट आ गए, 2 कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को हटाकर कोई एक कांस्टेंट लगा दें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था 2 कांस्टेंट वैल्यूज़ अगर आ जाएं तो उनको हम हटाकर कोई एक वैल्यू लगा देते हैं, कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको हटाकर इसकी जगह एक और कांस्टेंट लगा दिया जाए। उन्होंने वो कांस्टेंट लगा दिया Kw, W से वाटर, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी जो वाटर डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में उसका कांस्टेंट है। इसको एक और नाम भी देते हैं, वो भी मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं इसको। इधर से बेटा ये आ गया, इस सारे की जगह ये लिख दिया हमने, क्योंकि K एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे H2O की जगह W लिख दिया हमने, ठीक है, W से वाटर। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? हाइड्रोजन आयन H+ कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सल आयन OH- कंसंट्रेशन, ये 2 आ गए। अब इसको एक और नाम भी दिया गया। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? अगर देखा जाए 2 आयन हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 2 आयन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, यानी आयंस का प्रोडक्ट। तो इसको नाम दे दिया गया कि कौन सा कांस्टेंट है। इसका नाम रखा गया जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम रखा गया इसका, वो है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट यानी कि आयंस का प्रोडक्ट है, उसको शो कर रहा है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और है क्या ये? कांस्टेंट है, तो इसको नाम रख दिया आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी ये आयंस के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैंने आपको बताया है, सिंपली आप कह सकते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि वाटर डिसोसिएट जो हो रहा है उसको भी शो कर रहा है। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट, जो आयंस का प्रोडक्ट है उसका कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और है किस पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। क्यों? ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था ना Kc की वैल्यू, और ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसको शो कर रहा था, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पे यानी उसको शो कर रहा है ये, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन आयन भी आ गए और हाइड्रोक्सल आयन भी आ गए। अब उसने क्या किया, इसकी वैल्यू भी बता दी कि ये जो कांस्टेंट है आपके पास, जो किसको शो कर रहा है? आयंस के प्रोडक्ट को। तो बेटा साइंसदानों ने इसको कैलकुलेट किया बाकायदा कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन, उसमें टोटल उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है,
जितनी कॉन्सेंट्रेशन थी उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई, यानी उनका प्रोडक्ट लिया। यानी उनके पास 1 मोल वाटर था, मेरी बात गौर से सुननी है आपने, 1 मोल वाटर था। अब 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन आयन कितने हैं, हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है। उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया। उन प्रोडक्ट लेने से जो उनको वैल्यू मिली, वो वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू ये थी बेटा, वो वैल्यू थी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14, यानी ये आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है। कौन से आयनिक प्रोडक्ट की, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल। क्योंकि ये आयनिक प्रोडक्ट को शो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो शो कर रहा है वो कितनी है, 1.0 10⁻⁻14। अब ये वैल्यू कैसे आई, इसकी बाकायदा हायर क्लासेस में डेरिवेशन है, कैलकुलेशन है, एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि ये वैल्यू कैसे आई थी। समझ आ रही है, तो ये वैल्यू कैसे आई थी, और ये वैल्यू जो आई थी उसका टेम्परेचर कितना था, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट यानी रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी इस टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो वैल्यू क्या आई, 1.0 10⁻⁻14, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट को ये वैल्यू शो कर रही है। इसीलिए इसकी जगह आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी गई कि इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो बात तो एक ही है। इसकी जो वैल्यू थी यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन, वो कितनी थी, ऑब्जर्व की गई 1.0 10⁻⁻14, यानी टोटल कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी। अब मैं इसको समझाता हूँ, एक लिहाज से देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1.0 10⁻⁻14 को, वैसे तो हम लिख सकते हैं क्या 10⁻⁻14, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज़ 10⁻⁻14। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 10⁻⁻14 को 1/10⁻14, 1/10⁻14, ऊपर माइनस की पावर है, नीचे प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास वाटर के इतने मॉलिक्यूल हैं, 10⁻14 मॉलिक्यूल हैं, तो इन 10⁻14 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, यानी इतना कम कंसंट्रेशन है, डिसोसिएशन इतना कम है, यानी इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं तो उनमें से एक डिसोसिएट हो रहा है, इसीलिए 10⁻⁻14 ये ऑब्जर्व किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर इसकी वैल्यू लिखी थी क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। चलें, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे बेटा, हाइड्रोजन आयन। अब आपने इसको साथ साथ लिखना भी है टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक पे कुछ स्टेप डायरेक्ट किए हुए हैं, तो मैं आपको स्टेप वाइज लिख के समझा रहा हूँ, आपने साथ साथ नोट करते जाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे आ जाएगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14, ठीक है। यानी इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ये आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू Kw थी और W वो इसकी इक्वल था 1.0 10⁻⁻14। तो अब Kw लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब यानी दोनों के प्रोडक्ट की, अगर हम दोनों की हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन इनका प्रोडक्ट लें कॉन्सेंट्रेशन का, तो कितना आता है 1.0 10⁻⁻14। अच्छा जी, अब आपको बच्चे पता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन आयन होता है और एक ही हाइड्रोक्सल आयन होता है, एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक ही हाइड्रोक्सल आयन होता है। तो यहाँ पर आपके सामने है वाटर का एक मॉलिक्यूल है, एक ही हाइड्रोजन आयन है और एक ही हाइड्रोक्सल आयन है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, यानी जितनी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सल आयन की होगी, ठीक है। जितने हाइड्रोजन आयन्स होंगे उतने ही हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स होंगे।
अगर वाटर के 2 मोल होते तो 2 हाइड्रोजन आयन बनते और 2 ही हाइड्रोक्सल आयन बनते, लेकिन यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, वाटर के 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, वाटर के 1 मोल की बात हो रही है, 1 हाइड्रोजन आयन बना और 1 ही हाइड्रोक्सल आयन बना। तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, हाइड्रोक्सल आयन की होगी। यानी इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बल्कि इधर लिख देता हूँ मैं, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। तो यानी जितने कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की होगी, हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, उतनी ही होगी। हम कह सकते हैं, हम इसको, ये मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अब इसको आगे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, अब आपको पता है हम किसकी बात कर रहे थे, हम पीएच स्केल की बात कर रहे थे, और पीएच किस पे डिपेंड कर रहा था, पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन पे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे, जो कि मैंने सबसे पहले डिस्कस किया। यानी हमें इसमें क्या चाहिए, अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन चाहिए, हमें हाइड्रोक्सल से कोई सरोकार नहीं है। तो पहले हम किसको फाइंड करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपको पता है बेटा, जितने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, और जितने हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में, ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन लिखी थी, इसमें आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्सल की जगह हाइड्रोजन आयन पुट कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट इक्वल थी। अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। अब इस हाइड्रोक्सल की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, हाइड्रोजन आयन, क्यों, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। तो हम हाइड्रोजन लिख के हाइड्रोक्सल की जगह भी क्या पुट कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि ताकि हम कैलकुलेट कर सकें, किसके इक्वल आ जाएंगे, 1.0 10⁻⁻14, राइट, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, इसका स्क्वायर बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बन जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1.0 10⁻⁻14। अब बच्चे हमें तो क्या चाहिए, हमें तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन चाहिए, हमें तो उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चे। अब हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, एंड 1.0 10⁻⁻14 इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है बच्चे, आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, और इसको हम लिख सकते हैं 1.0 मल्टीप्लाई बाय बेटा 10⁻⁻14। वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁻⁻7, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से सॉल्व करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻7 इसका स्क्वायर, ये इसकी पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 7 14 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट ऐसे, अब हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप इस तरीके से स्टेप बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचा जी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1.0 लिख दो या 1 लिख दो। इधर से क्या बचा 10⁻⁻7
-7। ठीक है, और आपको पता है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, या इसको कैपिटल M मोलैरिटी, मोलर, ये भी लिखते हैं। M लिख दें या मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें भी सही तो मेरे ख्याल में वही चीज़ दोबारा आ जाएगी, क्या 1 को मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻7 से तो आ जाएगा 10⁻⁻7 मोलर। लो जी, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास। ये देखें, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हम चाहते थे ना कि किसकी कंसंट्रेशन फाइंड करें, हाइड्रोजन आयन की। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम फाइंड कर ली। अब वो कहता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो पता चल गई, अब हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से कैसे पता चलाएंगे कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है, कौन सी चीज़ न्यूट्रल है। तो हम बात कर रहे थे वाटर की, तो इसकी कंसंट्रेशन से हमें कैसे पता चलेगा कि जो वाटर है ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, कैसे पता चलेगा हमें। तो वो कहता है कि साइंटिस्ट जिसने ये कैलकुलेट किया उसने देखा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है कंसंट्रेशन की वो माइनस में है और है कि 10⁻⁻. में। तो उसने क्या किया था, उसने कहा पहली बात तो ये है कि 10 की पावर यानी एक्सपोनेंट में है, ये एक्सपोनेंट में है ना, 10 की पावर में है, एक्सपोनेंट में है। तो उसने कहा पहली बात तो ये है कि एक्सपोनेंट को ख़त्म करें, एक्सपोनेंट को ख़त्म करके, क्योंकि स्केल बनाना था। उसने कहा स्केल तो वो होता है जिसके ऊपर रीडिंग हो 1 2 3 4 इस तरह की। इसको एक पहली बात तो उसने कहा एक्सपोनेंट ख़त्म करना है हमने। दूसरी बात उसने कहा अगर हम इसका एक्सपोनेंट ख़त्म करते हैं, इसकी वैल्यू भी माइनस में आ रही है, इसका एक्सपोनेंट भी माइनस में है, उसको भी पॉजिटिव करना है, तो क्या करें इसके लिए। तो उन्होंने फिर ये बताया, उन्होंने कहा इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप क्या करें, ये जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसका लॉगरिथम ले लें, कॉमन लॉगरिथम जिसको आप बोलते हैं, क्योंकि 10⁻⁻ में कोई भी चीज़ हो इसका बेस भी 10 है, और आपको पता है कॉमन लॉगरिथम का बेस भी क्या होता है, 10 होता है। उसने कहा इसको सॉल्व करने का तरीका तो है हम लॉगरिथम ले लेंगे। ठीक है, जब हम लॉगरिथम ले लेंगे तो कैसे, फिर क्या होगा, माइनस में आ जाएगी वैल्यू। उसने कहा माइनस में आ रही है तो फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दें उसको, पॉजिटिव भी हो जाएगी। कैसे, अब वो देखते हैं। तो उसने कहा कि ये जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये वाली, इसको क्या करना है हमने, इसका लॉग लेना है पहली बात। चलें जी, मैंने इसका लॉग लिख दिया, इसके साथ लॉग लिख दें, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसने कहा अगर हम लॉग लेते हैं तो फिर भी 10 की पावर माइनस है, उसको प्लस कैसे करेंगे। उसने कहा लॉगरिथम लेने के बाद इसको -1 से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग हो जाएगा, माइनस लॉग हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम हो जाएगा, किसका, हाइड्रोजन आयन का। तो उसने कहा चलें ठीक है, ये हम कर लेंगे। तो फिर उसने कहा ये जो आपने नेगेटिव लॉग लिखा है ना, नेगेटिव लॉग माइनस लॉग फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसी चीज़ का नाम pH है। इसी चीज़ का नाम क्या है, pH। उसने कहा वो कैसे, उसने कहा नेगेटिव लॉग की जगह हमने स्मॉल p लिख दिया और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल H लिख दिया। उसने कहा एक्चुअली pH हमने इसीलिए कहा, हमने pH स्केल इसीलिए कहा, क्यों, हमने उसको ये नहीं कहा कि ये जो स्केल है ये नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन स्केल है। तो उसने कहा हमने इसको आसान करके pH स्केल कह दिया। P का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम और H का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो उसने कहा pH इज इक्वल टू किसके होता है, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसने कहा अब आपके पास हाइड्रोजन आयन की जितनी भी कंसंट्रेशन है, जो भी वैल्यू है, आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने फिर क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। उसने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। कैसे बेटा, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। नेगेटिव लॉग, चलें यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, pH, यानी अब pH का मतलब आपको समझ आ गया। pH किसके इक्वल है एक्चुअली, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऐसा क्यों किया, ज़रूरत पेश आई। ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि 10⁻⁻7 में कोई पता नहीं चल रहा था कि क्या वैल्यू आएगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए लॉग लिया और फिर भी वैल्यू माइनस में आ रही थी, फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर pH कैलकुलेट की। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, अब नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो वैल्यू हमारे पास अब आ चुकी है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी आई है,
आपके सामने है 10⁻⁻7। तो उन्होंने 10⁻⁻7 यहाँ पर लिख दिया, 10⁻⁻7 ये कंसंट्रेशन पुट कर दी। अब हमारे लिए सॉल्व करना क्या है, इजी है। कैसे? अब आप इसको सॉल्व करें। बेटा आपको पता है लॉगरिथम आपने पढ़ा है क्लास 9th में भी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नेगेटिव लॉग। अब ये पावर इसकी जो है एक्सपोनेंट जो होता है वो शुरू में लगा देते हैं, तो ये -7 शुरू में आ जाएगा, स्टार्ट में लिख देंगे। माइनस ये ऑलरेडी था, ये 10 टू पावर जो -7 है ये -7 एक्सपोनेंट के तौर पे पहले लिख देंगे और साथ क्या लिख देंगे, log 10। ठीक है, ये लॉगरिथम को सॉल्व करने का तरीका है। अब माइनस माइनस प्लस 7 और log 10 आपको पता है बेटा log 10 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1। अब आपने इसकी जगह 1 लिख देना है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 7। तो pH हमने कैलकुलेट कर ली, किसकी, वाटर की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किस पे हमने किया था, वाटर पे। तो वाटर के एक्सपेरिमेंट को हमने लेके चले, उसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाली और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के हमने pH के फार्मूले में पुट किया, उसका नेगेटिव लॉगरिथम लिया और उसमें pH की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 7। बात समझ आई? तो ये यानी pH की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। वो कहते हैं pH की वैल्यू जब आपके पास आ जाए तो आपको पता चल जाता है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो खैर ये तो pH की वैल्यू थी। तो उन्होंने कहा जितनी pH की वैल्यू है उतनी ही pOH की वैल्यू होगी। तो उन्होंने साथ pOH की वैल्यू भी बता दी कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने ही हाइड्रोक्सल आयन होते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर आपने लिखा pH। अब अगर आप pOH फाइंड करें तो भी कर सकते हैं, स्मॉल p के साथ क्या लिख दें, OH। इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल p का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉग। वहाँ पर जिसे मैंने यहाँ पे लिखा था, स्मॉल p का मतलब नेगेटिव लॉग होता है और H का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर क्या होगा, P का मतलब होगा नेगेटिव लॉग और OH का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। तो आपको पता है बेटा जितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है उतना ही हाइड्रोक्सल आयन की होती है। जितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थी उतनी ही किसकी थी, हाइड्रोक्सल की। दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम। तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी निकली थी हमारे पास, 10⁻⁻7। तो हाइड्रोक्सल की भी कितनी होगी, ऑब्वियसली इक्वल होगी, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल, वो भी क्या लिख देंगे हम, 10⁻⁻7। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है बेटा, इसका आंसर भी कितना आएगा, 7, क्योंकि सेम है, कैलकुलेशन भी सेम। यानी वाटर की pH की वैल्यू भी 7 है और pOH की वैल्यू भी क्या है, 7 है। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया उनके पास pH की वैल्यू भी आ गई और pOH की वैल्यू भी आ गई। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ का सम ले लिया। उन्होंने कहा कि टोटल क्या बनता है जी, pH प्लस pOH, इन दोनों का अगर सम लें तो बेटा जाहिर सी बात है किसके इक्वल आएगा, 14 के। 7 ये है और 7 ये है, दोनों को 7 प्लस 7 क्या आएगा, 14। तो उन्होंने बेटा जो स्केल बनाया pH एंड pOH स्केल बनाया, उसकी जो रेंज थी वो कहाँ तक थी, 14 तक। उन्होंने क्या किया, 0 से लेकर 14 तक रेंज का एक स्केल बना दिया, जिसमें pH की वैल्यू भी उन्होंने बताई बाद में और pOH की वैल्यू भी कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। तो उन्होंने ये स्केल बनाया जिसकी रेंज 0 से लेकर 14 तक होती है। अब पता कैसे चलेगा हमें कि 0 से 14 तक वैल्यूज़ तो हैं, कौन सी वैल्यू एसिड की होगी, कौन सी वैल्यू बेस की होगी, कौन सी वैल्यू न्यूट्रल की होगी। तो वो कहते हैं कि जो भी आपने pH कैलकुलेट की है, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया था वाटर पे, अब वाटर की जो वैल्यू आई है वो आई है 7। वाटर की तो pH भी 7 है, वाटर की pOH भी क्या है, 7। तो उन्होंने कहा वाटर की दोनों वैल्यूज सेम है। तो उन्होंने क्या किया, इस 7 को स्टैंडर्ड वैल्यू बना ली। स्टैंडर्ड कैसे, उन्होंने कहा कोई भी सॉल्यूशन है उसकी pH की 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो उसकी pH लेस देन 7 होगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, या तो उस सॉल्यूशन की pH ग्रेटर देन 7 होगी,
दूसरी पॉसिबिलिटी, या तो उस सॉल्यूशन की pH इक्वल टू 7 होगी, यानी ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, 7 को स्टैंडर्ड बना लिया कि हमने 7 को देखना है कि pH की वैल्यू 7 से लेस है, 7 से ग्रेटर है या 7 के इक्वल है। अब यहाँ से हमें पता चल सकता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। वो कहते हैं अगर, अब पहली पॉसिबिलिटी, अगर pH सॉल्यूशन की 7 से लेस हो, 7 से कम हो, यानी 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 कुछ भी हो, तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यानी उसकी नेचर एसिडिक होगी, हम कह सकते हैं कि वो एसिड है। अगर pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, 7 से ग्रेटर 8, 9, 10, 11 अप टू 14 तक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेसिक, कि उसकी नेचर क्या है, बेसिक, वो बेस है, वो अल्कलीज हैं। ठीक है, अगर उसकी pH 7 है, जैसे वाटर की वैल्यू है 7, वाटर की pH की वैल्यू 7 आ गई, वो कहते हैं अगर pH की वैल्यू 7 आ जाए तो ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा, वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल, यानी pH इक्वल टू 7 आ जाए तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर तो ऐसा सब्सटेंस है जिसकी pH की वैल्यू भी 7 आई है और उसकी pOH की वैल्यू भी क्या आई है, 7 आई है। तो हम कह सकते हैं वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल सब्सटेंस। तो वाटर को हम क्या कह सकते हैं, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। क्यों, बिकॉज द pH ऑफ वाटर इज 7, तो जिसकी pH 7 है तो वो न्यूट्रल, और किसी सब्सटेंस की pOH भी 7 हो तो भी न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 14 है, तो 7 + 7 14, तो इसीलिए उन्होंने जो स्केल बनाया था वो भी 0 से लेकर 14 तक था, क्योंकि उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाटर पे था, वाटर को ही लेके चले और उसी से कंक्लूजन निकाला, pH की वैल्यू। अच्छा, ये बेटा अंडरस्टूड है, बात ध्यान में रखना। मैंने पहले बोल दिया आपको कि जितने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो जितनी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन थी, कितनी थी, 10⁻⁻7, तो हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी थी, 10⁻⁻7। तो ये भी आप माइंड में रख सकते थे कि वाटर में जितना pH की वैल्यू, यहाँ पर भी मैं pH लिख देता हूँ, वाटर की जितना pH की वैल्यू आएगी तो वाटर की pOH की वैल्यू भी उतनी आएगी, तो उतनी ही आई है। वाटर की pH की वैल्यू भी 7, वाटर की pOH की वैल्यू भी 7, तो हम कह सकते हैं वाटर क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, वाटर न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि इसकी pH की वैल्यू भी 7 है और इसकी pOH की वैल्यू भी 7 है। ये आपके MCQs आ सकते हैं। अ सॉल्यूशन हैविंग pH लेस देन 7 कौन सा होगा, एसिडिक, ग्रेटर देन 7 pH होगी तो बेसिक, इक्वल टू 7 होगी तो न्यूट्रल। तो ये उन्होंने स्केल बनाया जो कि आपकी बुक पे दिखाया गया है, आप बेटा देख सकते हैं। ये उन्होंने पेज नंबर 33 पे, ये देखें, उन्होंने ये सारी कैलकुलेशन के बाद उन्होंने बता दिया कि pH की रेंज जो है वो देखें 0 से स्टार्ट हो रही है 14 तक, और जो pOH है वो रिवर्स स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये 0 से 14 तक है और वो 14 से उसके अपोजिट चल रही। तो दोनों का जो है सम लें अगर pH और pOH तो कितना आता है 14। तो ये, और पेज नंबर 33 के टॉप पे देखें, ये ऊपर रीज़न बताई गई है कि ये pH कैसे आया है, pH क्यों आया है, pH हम क्यों लेके आए, मजबूरी थी हमारी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ रही थी वो क्या आ रही थी, माइनस में, 10 की पावर में थी और थी भी माइनस में। तो उन्होंने क्या कहा कि आप ना इसका एक तो लॉगरिथम ले लें और माइनस को प्लस करने के लिए -1 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसका लॉगरिथम लिया तो वो बना लॉग हाइड्रोजन आयन, और जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उन्होंने इसको इक्वल रख दिया किसके, pH के। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि P की जगह आपने नेगेटिव लॉगरिथम लिखा है और H की जगह आपने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लिखी है। तो हम pH को डिफाइन कर सकते हैं कि pH मीन्स P बिफोर सिंबल मीन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल, कोई भी सिंबल हो, चाहे वो H+ हो चाहे वो OH हो। P का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम, एंड H मीन्स
मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सेम POH को कैसे डिफाइन करेंगे? P बिफोर सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल, OH मीन्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। तो आप कह सकते हैं कि P बिफोर सिंबल का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव लॉगरिथम, और H है तो उसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर OH है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये बेटा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, और इससे हमें कैलकुलेशन, डेरिवेशन हमने सारी यहाँ पर डिस्कस की है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। वो जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आगे हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 10.3 में आ रहे हैं, तो उसमें हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। इसकी स्पेशल आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।